हेलो बच्चों। कल हमने जो पाठ शुरू किया था, एक दल के प्रभुत्व का दौर, उसमें हमने देखा था कि कैसे चुनाव आयोग चुनाव कराता है और उसके सामने पहला चुनाव कराना कितनी बड़ी चुनौती थी। ये हम कल तक देख चुके थे। अब हम थोड़ा सा ये पैराग्राफ दिया है, मतदान के बदलते तरीके। तो निश्चित है पिछले 70 सालों में चुनाव के तरीकों में भी बदलाव आया है काफ़ी। पहला चुनाव कठिन कार्य था चुनाव आयोग के लिए। अब तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल हो रहा है। इसके ज़रिए मतदाता उम्मीदवार के बारे में अपनी पसंद नापसंद जाहिर करते हैं। लेकिन शुरू इसके लिए दूसरा तरीका था। पहले आम चुनाव में फैसला किया गया था कि हर एक केंद्र में, माने जहां वोट डलेंगे वहां प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक मतपेटी रखी जाएगी। जैसे मान लो आपके संसदीय क्षेत्र में 4 लोग खड़े हैं, तो 4 पेटी अलग अलग पार्टी उम्मीदवारों की हो गई, ठीक। और मतपेटी पर उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह अंकित होगा। मान लो कोई कांग्रेस वालों के लिए कांग्रेस का चुनाव चिन्ह वाली मतपेटी रखी जाती थी, भाजपा वालों के लिए कमल के फूल वाली, बसपा के लिए हाथी वाली। ऐसे उस समय तो ये पार्टियां ही नहीं थी, खैर कांग्रेस पार्टी ज़रूर थी। बात उदाहरण दे रहे हैं आपको कि ये ऐसा उस समय तरीका अपनाया जाता था। और प्रत्येक मतदाता को एक खाली मतपत्र दिया जाएगा, जिसे वह अपने पसंद के उम्मीदवार की पेटी में डाल करके काम ख़त्म कर देता था। उस समय कहते लगभग 20 लाख बक्सों का उपयोग किया गया। पंजाब के एक पीठासीन अधिकारी ने मतपेटियों की तीसरी तैयारी का ब्यौरा इस तरह बयान किया कि हर एक मतपेटी के भीतर और बाहर संबद्ध उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह अंकित रहता था और मतपेटी के बाहर किसी एक तरफ उम्मीदवार का नाम उर्दू, हिंदी और पंजाबी में लिखना था। उसके साथ साथ चुनाव क्षेत्र, चुनाव केंद्र, मतदान केंद्र की संख्या भी दर्ज करनी होती थी। उम्मीदवार के आंकिक ब्यौरे वाला एक कागजी मोहरबंद पीठासीन अधिकारी के दस्तखत के साथ मतपेटी में लगाया जाता था और मतपेटी के ढक्कन को तार के सहारे बांधना था और उसी जगह पर मोहरबंद लगाना था। यह सारा काम चुनाव की नियत तारीख के ठीक एक दिन पहले करना होता था। चुनाव चिन्ह और बाकी ब्यौरों को दर्ज करने के लिए मतपेटी को पहले सरेस कागज या ईंट के टुकड़े से रगड़ना पड़ता था। तो इसको काम करने के लिए कहते 5-6 घंटे जाकर लग जाते, तब वो काम पूरा होता था। तो फिर चुनावी तरीका बदला। अब मतपत्र पर उम्मीदवार का नाम होने लगा, उस पर चुनाव चिन्ह अंकित किया जाने लगा और मतदाता को इस मतपत्र पर अपने पसंद के उम्मीदवार के नाम पर मोहर लगानी होती थी। यह तरीका अगले लगभग 40 सालों तक अमल में रहा। 90 के दशक के बाद चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन शुरुआत की और 2004 तक पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा ही चुनाव हुआ। तो ये तरीका बदल गया चुनाव का। हम देखें, हमारा जो पाठ चल रहा था, एक दल के प्रभुत्व का दौर। पहले 3 चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा, माने वर्चस्व रहा। पहले आम चुनाव के नतीजों से शायद किसी को अचंभा हुआ हो। आशा यही थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव में जीत जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लोकप्रियता, एक कांग्रेस पार्टी नाम कांग्रेस पार्टी था, दूसरा था इस पार्टी को स्वाधीनता संग्राम की विरासत मिली हुई थी, क्योंकि इसने आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर भाग लिया था और उसके प्रयत्नों के द्वारा ही भारत को आज़ादी मिली थी। तो उस समय एकमात्र यही पार्टी थी, पूरे देश में इसका संगठन था। फिर इस पार्टी में कुछ जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता थे, जिन्हें भारतीय राजनीति के करिश्माई और लोकप्रिय नेता जाना जाता था। तो इस तरह से उन्होंने पूरे देश का दौरा किया और जब चुनाव परिणाम घोषित हुए तो कांग्रेस पार्टी को भारी भरकम जीत से बहुतों को आश्चर्य हुआ। इस पार्टी ने लोकसभा के पहले चुनाव में 489 सीटों में से 364 सीटें जीती थी और इस तरह वह किसी भी प्रतिद्वंदी के चुनावी दौड़ में बहुत आगे निकल गई। जहां तक सीटों पर जीत हासिल करने का सवाल है, तो पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे नंबर पर रही।
इस पिक्चर के माध्यम से भी देख सकते हैं कि 1952 से लेकर 67 के दौरान कांग्रेस शासित राज्य रहे। लगभग पीला पीला जितना हिस्सा दिखाई दे रहा है वहाँ सब कांग्रेस का राज था। जो लाल दिखाई दे रहा है वो सिर्फ केरल एक राज्य है जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी शासन में रही, और एक हिस्सा आपको ऊपर नीला दिखाई देता है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक पार्टी वहाँ पर सत्ता में रही। तो हम इसे देख कर के अनुमान लगा सकते हैं कि कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर इस समय क्या था। उस वक्त हम देखेंगे कांग्रेस पार्टी पूरे देश में छाई हुई थी। हम देखें तो लोकसभा के चुनाव के साथ साथ उस समय विधानसभा के चुनाव भी कराए गए थे। कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनाव में भी भारी जीत हासिल हुई। तो और पूरे देश में संसद की उसकी सबसे ज़्यादा 364 सीटें थीं। और इस तरह देखें तो राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का शासन कायम हुआ। उम्मीद के मुताबिक जवाहरलाल नेहरू पहले आम चुनाव के बाद देश के प्रधानमंत्री बने। मानचित्र आपने देख ही लिया है। सिर्फ केरल ही ऐसा राज्य था जहां कांग्रेस के से अलग हटके नई पार्टी ने वहां पर जो है चुनावी राजनीति में सफलता हासिल की। बकाया पूरे देश में लगभग कांग्रेस की ज़्यादा से ज़्यादा सीटें थीं। पूरे राज्यों में कांग्रेस छाई हुई थी। कांग्रेस पार्टी का जीत का यह आंकड़ा और दायरा हमारी चुनावी प्रणाली के कारण भी बढ़ा चढ़ा दिखता है। चुनाव प्रणाली के कारण कांग्रेस पार्टी की जीत से अलग से बढ़ावा मिला। मिसाल के लिए 1952 में कांग्रेस पार्टी को कुल वोटों में से मात्र 45% वोट हासिल हुए, लेकिन कांग्रेस को 74% सीटें हासिल हुई। सोशलिस्ट पार्टी वोट हासिल करने के लिहाज से दूसरे नंबर पर रही। 52 के चुनाव में पूरे देश में 10% वोट मिले थे, लेकिन यह पार्टी 3% सीटें भी नहीं जीत पाई थी। आखिर यह हुआ कैसे? पिछले साल भारतीय संविधान सिद्धांत व्यवहार नामक किताब में आपने सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत के बारे में पढ़ा था। इससे जुड़ी चर्चा को अगर याद करें तो आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। हमारे यहाँ जो चुनाव का तरीका है कि सबसे ज़्यादा जिस व्यक्ति को वोट मिलते हैं वही चुनाव में जीता हुआ घोषित कर दिया जाता है। बकाया जो कम वाले होते वो सारे के सारे प्रत्याशी हारे हुए माने जाते हैं। वो एक अलग बात है कि विपक्षी पार्टियों ने वोट परसेंट के हिसाब से वोटों का परसेंटेज बहुत कुछ हासिल किया था, लेकिन पार्टी के रूप में सीटों के रूप में देखें तो कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा सीटें मिली और वो सरकार बनाने लायक स्थिति में आ गई। इसमें छोटा सा हेडिंग है, केरल में कम्युनिस्टों की जीत। कम्युनिस्ट पार्टी होती है तो केरल में देखें हम कि 1957 में कांग्रेस को केरल में हार का स्वाद चखना पड़ा, और 57 के मार्च महीने में जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें कम्युनिस्ट पार्टी को केरल की विधानसभा के लिए सबसे ज़्यादा सीटें मिली। कम्युनिस्ट पार्टी को कुल 126 में से 60 सीटें हासिल हुई और 5 स्वतंत्र उम्मीदवारों का भी समर्थन इस पार्टी को प्राप्त था। राज्यपाल ने कम्युनिस्ट विधायक दल के नेता EMS नंबूदरीपाद को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। दुनिया में यह पहला अवसर था जब कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक चुनावों के जरिए बनी। नहीं तो मतलब ये था कि और जगह हम देखें तो कम्युनिस्ट पार्टी ज़्यादातर एकल पार्टी के रूप में रहती है और सत्ता पर उसका वर्चस्व रहता है। एक प्रकार से तानाशाही तरीके से चुनाव जीतती है, लेकिन यहाँ लोकतंत्र के जरिए पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव में जीती थी। और ऐसी परिस्थिति में जब कांग्रेस हार गई तो कांग्रेस पार्टी ने उस निर्वाचित सरकार के खिलाफ अपना मुक्ति संघर्ष छेड़ दिया। मतलब लंबी लड़ाई लड़ी कि हम अगले चुनाव में से हरा देंगे और क्रांतिकारी प्रगतिशील जो नीतिगत पहल करेगी। कम्युनिस्ट पार्टी का कहना था कि संघर्ष की अगुवाई निहित स्वार्थ और धार्मिक संगठन कर रहे हैं। 1959 में केंद्र को कांग्रेस ने संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया। मतलब कांग्रेस पार्टी को अपनी हार नहीं बची और उसने कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को केरल में बर्खास्त कर दिया। हालांकि ये फैसला विवादित साबित हुआ। संविधान प्रदत्त आपातकालीन शक्तियों के दुरुपयोग के पहले उदाहरण के रूप में हमारे देश में बार बार ये उपयोग किया जाने लगा। अगस्त 1959 में अपने मंत्रालय को बर्खास्त किए जाने के बाद त्रिवेंद्रम में कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन
नेतृत्व करते हुए नंबूदरीपाद जो चित्र में दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया और जो ना फिर से अपनी पार्टी को मजबूत करने का प्रयास किया। हम आगे उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे कि कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति क्या थी, नेचर। तो हम देखें कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश नहीं है जो एक पार्टी के प्रभुत्व के दौर से गुजरा हो। अगर हम दुनिया के बाकी मुल्कों पर नज़र दौड़ाएं तो हमें एक पार्टी के प्रभुत्व के बहुत से उदाहरण देखने को मिलेंगे। बहरहाल बाकी मुल्कों में एक पार्टी का प्रभुत्व और भारत में एक पार्टी के प्रभुत्व के बीच एक बड़ा फर्क है। क्या? बाकी मुल्कों में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र की कीमत पर कायम हुआ, माने उन्होंने गलत तरीक़े से सत्ता हासिल की और ज़बरदस्ती सत्ता पर कब्जा किए रहे, जैसे चीन, क्यूबा, सीरिया में संविधान में सिर्फ एक ही पार्टी को देश के शासन की अनुमति दी गई है। मतलब वहाँ का संविधान ही कहता कि यहाँ सिर्फ एक ही पार्टी की सरकार होगी। कुछ और देश जैसे म्यांमार, बेलारूस, इरिट्रिया में एक ही पार्टी का प्रभुत्व कानूनी और सैन्य उपायों के चलते कायम हुआ। अब से कुछ साल पहले तक मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, ताइवान भी एक ही पार्टी के प्रभुत्व वाले देश थे। भारत में कायम एक पार्टी का प्रभुत्व इन उदाहरणों से कहीं अलग है। मतलब ये कि यहाँ पर चुनाव के जरिए कांग्रेस को सत्ता हासिल हुई थी, उसने सत्ता पर ज़बरदस्ती कब्जा नहीं किया था। यहाँ एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतांत्रिक स्थितियों में कायम हुआ था। अनेक पार्टियों ने मुक्त और निष्पक्ष चुनाव के माहौल में एक दूसरे से होड़ की, तब जाकर के कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक चुनाव जीतती गई। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की समाप्ति के बाद अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का भी कुछ ऐसा ही दबदबा कायम हुआ। भारत का उदाहरण बहुत कुछ दक्षिण अफ्रीका से मिलता जुलता है। तो कहते हैं कांग्रेस पार्टी की असाधारण सफलता की जड़ें स्वाधीनता संग्राम की विरासत में थी। प्रश्न है कि ऐसा हुआ क्यों? उसके पीछे कारण है कि कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। तो निश्चित है लोगों के मन में ये बात थी कि कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेज़ों से भारत को आज़ादी दिलाई है और उसे राष्ट्रीय आंदोलन के वारिस के रूप में देखा गया। आज़ादी के आंदोलन में अग्रणी रहे अनेक नेता अब कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस पहले से ही एक सुसंगठित पार्टी, बाकी दल अभी अपनी रणनीति सोच ही रहे थे कि कांग्रेस अपना अभियान शुरू कर देती थी। दरअसल अनेक पार्टियों का गठन स्वतंत्रता के समय के आसपास अथवा उसके बाद ही हुआ। कांग्रेस को अव्वल और इकलौता होने का फ़ायदा मिला, ये भी एक बड़ा कारण है। उस समय दूसरी पार्टियां लड़ाई में थी ही नहीं। ये ज़्यादातर पार्टियों का गठन ही आज़ादी के बाद या आज़ादी के आसपास हुआ है, तो उनके पास चुनाव लड़ने की रणनीति भी नहीं होती थी। निश्चित है कांग्रेस बहुत पहले से राजनीति में सक्रिय थी, तो उसके पास एक बड़ा अनुभव भी था। इस प्रकार हम देखें कि इस पार्टी के संगठन का नेटवर्क भी स्थानीय स्तर तक पहुंच चुका था, माने देश से लेकर छोटे छोटे ज़िलों, कस्बों तक। सबसे बड़ी बात यह थी कि कांग्रेस हाल फिलहाल तक आज़ादी के आंदोलन की अगुवा रही थी और उसकी प्रकृति सबको समेटकर मेलजोल के साथ चलने की भी थी। मतलब उसकी प्रकृति भी थी कि देश में जितने भी धर्म जाति के लोग रह रहे हैं सबको साथ लेकर चलना है। ये भी एक बड़ा कारण था कि कांग्रेस लगातार कई सालों तक भारत में सत्ता हासिल करती रही। आज यहीं तक ख़त्म करते हैं, इसके बाद कल देखेंगे। और आराम आराम से पढ़ाई करते चलो, लेकिन पढ़ाई करें ज़रूर।